स्वागत है आपका बिहार स्पेशल क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे पहले प्रश्न को। ईश्वरी प्रसाद निम्नलिखित में से किस शैली के चित्रकार थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है मौर्य, बी है पाल, सी है पटना या डी है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ये पटना शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो आप इस तरह से एक लाइन इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि ईश्वरी प्रसाद की जब बात आई है तो ये पटना शैली के अंतिम प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, वहीं बात करें कि ईश्वरी प्रसाद ने, ध्यान रखिएगा कि हाथी दांत और अभ्रक की चादरों पर, किसकी चादरों पर? तो अभ्रक की चादरों पर पटना शैली में कुशल चित्रकारी इन्होंने किया है। कुशल चित्रकारी किया है। चूंकि चित्रकारी से संबंधित प्रश्न है तो एग्जाम्पल के रूप में आपसे पूछ लिया जा सकता है। वहीं और अगर जानकारी की बात करें तो अगर इनका जन्म की बात करें कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था पटना सिटी के लोदी कटरा मोहल्ला में। किसमें? तो लोदी कटरा मोहल्ला में क्या हुआ था? ईश्वरी प्रसाद का जन्म हुआ था। तो ये बातें आप देख सकते हैं। और इनके चित्रों की अगर हम बात करें तो ध्यान रख सकते हैं कि इनके बनाए हुए जो चित्र हैं उस चित्र में प्रधान सीन, नाम ध्यान रखिएगा, प्रधान सीन हो गया, या फिर भारत माता मीर अमीर जान साहब, टोटल नाम है पूरा, चाइल्ड इन वर्ल्ड, ये सब क्या है उस चित्र में उल्लेखनीय है। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो इनके साथ इस प्रश्न के साथ साथ आपको इतनी सारी चीज़ों की भी जानकारी रख लेनी है। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। यूनानी लेखक प्लिनी के अनुसार, किसके अनुसार? इसको अंडरलाइन कर देते हैं। प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के बारे में निम्नलिखित में से क्या कहा गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक थे, तो बिल्कुल ये बात सही दिया हुआ है। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 30,000 घुड़सवार थे, तो ये भी सही है। और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 9,000 हाथी थे, तो ये भी सही है। यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। किसके अनुसार? तो प्लिनी के अनुसार। कहाँ का लेखक? यूनानी लेखक। ठीक है, वहीं अगर बात करें तो आप इसमें और क्या ध्यान रख सकते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है कि एक और, ये तो प्लिनी हो गया, उसी तरह से एक यूनानी लेखक जस्टिस, क्या हो जाएगा नाम? जस्टिस। तो जस्टिस से आप ध्यान रख सकते हैं कि इसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख सेना से क्या किया था? पूरे भारत को रौंद दिया था। ये इसने कहा था। किसने? तो जिस्टस ने भारत को क्या किया था? रौंद दिया था। तो हो सके जो प्रश्न पूछा गया है उसकी जगह आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए। उसी तरह से एक और का ध्यान रखिएगा, प्लूटार्क का। तो प्लूटार्क ने क्या कहा था?
उसने लिखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना के साथ 6 लाख की सेना के साथ पूरे भारत पर क्या किया था? अपना आधिपत्य स्थापित किया था। तो आपसे कोई भी सेंटेंस पूछ लिया जा सकता है। आधिपत्य स्थापित किया था। ठीक है, आप सभी डिस्कशन जो कराए जा रहे हैं आप इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। चलिए आगे के प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिहार शिक्षक भर्ती वालों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। मगध शासक बिंबिसार की पत्नी चेलना किस राज्य की राजकुमारी थी? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो थी एक गणराज्य लिच्छवी की राजकुमारी। ठीक, और ये प्रश्न कई बार पेपरों में पूछा भी जा चुका है। तो पहली बात, ये बिंबिसार की पत्नी थी, नाम क्या था? चेलना, और राजकुमारी कहाँ की थी? तो लिच्छवी की। ठीक है, ये बात हो गई। वहीं अगर बात करें तो इसमें आप और क्या ध्यान रख सकते हैं कि जो पुत्री किनकी थी? अगर पुत्री की बात करें तो पुत्री ये थी चेटक की पुत्री, यानी कि गणराज्य लिच्छवी के शासक, गणराज्य लिच्छवी के जो शासक थे चेटक, उनकी पुत्री थी कौन? तो चेलना। ये नाम आपको ध्यान रखना है। हालांकि जो यह विवाह हुआ था, इसका जो महत्व था समझिए क्या था कि मगध और कभी कभी उद्देश्य पूछ लिया जाता है, लिच्छवी गणराज्य के बीच एक महत्वपूर्ण क्या था? राजनीतिक गठबंधन था। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि बिंबिसार ने क्या कहता है, राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इसने कौशल देवी से भी विवाह किया था। कौशल देवी से भी, जो कि कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये महाजनपद कौशल की राजकुमारी थी। ये आपको ध्यान में रख लेना है, कौशल की राजकुमारी। उसी में एक नाम आप और ध्यान रख सकते हैं किनका, कि एक पत्नी इसकी थी पंजाब के मद्रा राज्य की राजकुमारी, राज्य की राजकुमारी। ठीक, तो नाम ध्यान रखना है कि कौन राजकुमारी थी, कौन राज्य से थी और किस लिए ये शादी होती थी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। वह सुल्तान कौन था जिसने बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को क्या किया था? हराया था। तो जो चीज अंडरलाइन किया जाता है उसको भी आप ध्यान रखा करें। ऑप्शन की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। अब गयासुद्दीन तुगलक की जब बात आती है तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या था। आपको पता होगा कि ये तुगलक वंश का संस्थापक था, तुगलक वंश का संस्थापक। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। वहीं इससे आप ये ध्यान रख सकते हैं, जो कि हरि सिंह देव की बात आई है, तो ये कर्नाट वंश के शासक तो थे ही, लेकिन ये अंतिम शासक थे। कर्नाट वंश के ये क्या थे? अंतिम शासक थे। ये जानकारी आपको होनी चाहिए थी। तो आप इसमें बस इतना ध्यान रखिएगा। और इन्होंने इसको कब हराया था, वर्ष ध्यान रख सकते हैं, तो 1324 ईस्वी में। कब? तो 1324 ईस्वी में। ठीक, वहीं गयासुद्दीन तुगलक की जब बात आई है तो आप इसका एक मकबरा ध्यान रख सकते हैं।
तुगलकाबाद, तुगलकाबाद किले के पास स्थित क्या है? चार दीवारी के भीतर, चार दीवारी के भीतर निर्मित पहला मकबरा है, पहला मकबरा है जो कि आकार में क्या है? बहुभुज है, जो आकार में बहुभुज है। ठीक, तो इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा कर लिया जाए कि 5वां नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। क्या है क्वेश्चन? 1534 का सूरजगढ़ का युद्ध किन दो लोगों के बीच हुआ था? ये वर्ष आपको जरूर ध्यान रखना है कि 1534 सूरजगढ़ का युद्ध, और ये जो हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? तो शेर शाह सूरी और महमूद शाह के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि शेर शाह सूरी ने क्या किया था? बिहार के लोहानी प्रमुखों और क्या कहता है बंगाल के सुल्तान महमूद शाह की संयुक्त सेना को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। और वर्ष आपको पता होना चाहिए कि 1534 में सूरजगढ़ का युद्ध। उसी तरह शेर शाह सूरी से एक और युद्ध बार बार पूछ लिया जाता है, चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध? तो चौसा का युद्ध, जो कि एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? ये 1539 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो शेर शाह एवं हुमायूं के बीच। किसके बीच? शेर शाह एवं हुमायूं के बीच। और इसमें भी क्या हुआ था? शेर शाह की जीत हो गई थी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसी तरह से आपको ये पता होना चाहिए कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो ये सासाराम में स्थित है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है, तो आगे भी आपको मिल सकते हैं। वहीं शेर शाह से संबंधित एक कन्नौज का युद्ध, या फिर जिसको बिलग्राम का युद्ध कह दिया जाता है, बिलग्राम का युद्ध, और ये कब हुआ था? तो 1540 में। और यकीन मानिए ये बार बार रिपीट होता है, पूछा जाता है। और ये किसके किसके बीच कन्नौज बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था? तो ये भी शेर शाह एवं हुमायूं के बीच। और इसमें भी किसकी जीत हुई थी? तो इसमें भी जीत शेर शाह की हुई थी। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपको भी लिखते हुए चलना है। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। बिहार राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कौन सी भू आकृतियां व्याप्त है, पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला। तो इसका यही आंसर हो जाएगा, चूंकि यही है जो इसमें व्याप्त है। ठीक है, वही बात करें तो आप सबसे ऊंची चोटी भी क्या हो जाएगी? ऊंची चोटी की बात करें तो सोमेश्वर किला। चूंकि आज बिहार स्पेशल प्रश्न है, तो जो भी स्पेशल प्रश्न है सबको जाने। ठीक है, वही बात करें तो सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला में तो ध्यान रख सकते हैं कि इसमें पहाड़ी और घाटी की एक अलग श्रेणी शामिल है। घाटी की इस तरह से लिखिए कि इस रेजिन में पहाड़ी और घाटियों की एक क्या है? अलग श्रेणी शामिल है। अलग श्रेणी शामिल है।
ठीक है। और सभी जो है क्या है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण दिशा में, किस दिशा में, तो दक्षिण दिशा में नेपाल सीमा के क्या है, समानांतर है। तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है। वहीं कैमूर पठार की अगर हम बात करें, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ ही है, तो इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, बस सुन लीजिए कि विंध्य पहाड़ी का जो पूर्वी भाग है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला में शुरू होता है और बिहार में सासाराम तक लगभग क्या कहते 300 मील की दूरी के लिए पूर्व में चल रहा है। लिखना नहीं है बस आपको। और अधिकतम चौड़ाई लगभग 80 किलोमीटर है, 50 मील कह सकते हैं। ये सब आपको पता भी होगा। ठीक है। वही बात करें तो राजगीर पहाड़ी क्षेत्र की, तो ये मध्य बिहार राज्य उत्तर पूर्वी भारत के छोटे क्या हो जाएंगे, पृथक ऊपरी क्षेत्र। ठीक। और ऑप्शन सी था नवादा पहाड़ी क्षेत्र, तो ये दक्षिण बिहार में मगध संभाग में क्या है, स्थित है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे की प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं कि क्या है अगला प्रश्न। बिहार की लोक संस्कृति में जंतसरी क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लोक संस्कृति में ये क्या है, एक लोक गीत है। तो ऑप्शन नंबर ए। और ये आपको हम फुल डिटेल के साथ पढ़ा भी चुके हैं, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वही बात करें कि जंतसरी है तो लोकगीत, इसमें होता क्या है कि जो भी ग्रामीण महिलाएं जाता, जानते ही होंगे, गांव देहात में सुनते हैं नाम। जाता कहने का सेंस हो गया यानी कि चक्की चलाते समय उसकी आवाज के साथ क्या करती हैं, आवाज मिलाकर ये गीत गाती हैं, लोकगीत गाती हैं। तो यही होता है जंतसरी में, तो आपको जानकारी होता है। ठीक है। वही बात करें उस तरह से कुछ और लोकगीत आप बिहार में ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि काफी बार पूछा गया है सामा चकेवा या फिर जट जाटिन नृत्य गीत भी होता है, ये ध्यान देना है। डोमकच, ये सब आपको हम डिटेल में पढ़ा भी चुके। कीर्तनिया, यानी कि ये सब क्या है, नृत्य के साथ गाए जाते हैं विशेष अवसरों पे। ठीक है। भक्ति गीत, और क्या ध्यान रख सकते हैं, विदेशिया गीत, ये सब सारे हैं जो क्या होते हैं, लोक नृत्य के साथ गाए जाते हैं, तो ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे की प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं कि अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। आगे जाने से पहले ये चैनल से संबंधित कुछ जानकारी लगा दी गई है, तो आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। बाकी मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर आप लोग अभी के अभी कर दिया करें, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और बिल्कुल आपको एनसीईआरटी पैटर्न पे सारा क्लास दिया जा रहा है डिटेल्स के साथ, तो आप लोग पूरा वीडियो देखा करें और कमेंट भी किया करें। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, बाकी आपको डेली क्लासेस मिलती रहेंगी। चलिए इसी तरह के बिहार स्पेशल के अगले प्रश्न को कवर करते हैं। बिहार में मंदार मेला कब लगता है, कौन सा मेला, तो मंदार मेला।
तो ये लगता है मकर संक्रांति के अवसर पर। और मकर संक्रांति आपको पता है कि ये दही चूड़ा वाले दिन लगता है। वही बात करें तो ये बात तो हो ही गई। इसमें आप ये ध्यान रख सकते हैं कि बांका जिला का मंदार पहाड़ी, कौन पहाड़ी? मंदार पहाड़ी पर ये मेला लगता है। कौन मेला? तो मंदार मेला। ठीक है, यानी कि जनवरी में आयोजन होता है इसका। कब? जनवरी, और वो भी मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी। ठीक है, हालांकि ये मेला लगभग कहता है कि 15 दिनों तक चलता है। कितना दिनों तक? तो 15 दिनों तक। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। इस मेला की विशेषता क्या है? विशेषता यही है कि क्या कह सकते हैं इसमें, कि इस मेले में आदिवासी कला हो, संस्कृति हो, या फिर क्या कहता है, आस्था उनका ही क्या होता है, प्रदर्शन के रूप में ये देख सकते हैं। प्रदर्शन क्या होता है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा कि क्या होता है ये मंदार मेला। आगे की ओर बढ़ जाते हैं 9वें नंबर प्रश्न पे। बिहार राज्य में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष उत्पादक जिला आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो शीर्ष उत्पादक जब भी बिहार में आता है और वो भी किस में, तो गन्ना में, तो आपको पता हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, ये बात हो गई। वहीं अगर इसमें और पॉइंट की हम बात करें तो आपको ध्यान होना चाहिए कि लगभग 70%, कितना, लगभग 70% जो है यह राज्य क्या है, गन्ना क्षेत्र के लिए, लगभग 70% गन्ना क्षेत्र के लिए, बल्कि राज्य का जो वार्षिक क्या होता है, गन्ना उत्पादन का वो कितना प्रतिशत है, तो 60% हिस्सा है। तो ये डाटा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हालांकि अगर इसके प्रमुख क्षेत्र में हम बात कर ले कि गन्ना उत्पादन में प्रमुख क्षेत्र, तो प्रमुख क्षेत्र में क्या क्या आ जाते हैं, पश्चिमी चंपारण तो हो ही गया, चूंकि हमसे यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा था कि इनमें से सबसे शीर्ष, तो पश्चिमी चंपारण तो शीर्ष अव्वल पे आ गया। ठीक है, वहीं पूर्वी चंपारण भी हो जाता है, पूर्वी चंपारण भी, गोपालगंज, और क्या कहता है, सीतामढ़ी, सिवान हो गया, समस्तीपुर हो गया, ये सब क्या है, इसके प्रमुख क्षेत्र है। लेकिन आपसे यहाँ शीर्ष पूछा जा रहा था कि इनमें से सबसे ज्यादा उत्पादक जिला कौन सा है, तो इसीलिए इसका आंसर हुआ पश्चिमी चंपारण। चलिए आगे के प्रश्न को कवर कर लेते हैं। क्या है प्रश्न नंबर 10। बिहार में सबसे बड़ा नहर सिंचाई क्षेत्र किस जिले का है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसका? तो रोहतास जिले का। ठीक है, ये बात करें। वहीं अगर 3 शीर्ष जिले में क्रम दर्शाना रहे तो 3 जिला का क्रम इस मैटर में, तो तब क्या हो जाएगा, पहला तो रोहतास हो ही जाएगा, उसके बाद हो जाएगा पश्चिम चंपारण, और कौन, औरंगाबाद। ठीक, तो ये तीनों क्रम भी आपको ध्यान होना चाहिए। वहीं अगर बात करें तो सबसे अधिक सकल सिंचित क्षेत्र पूछे तो, सिंचित क्षेत्र इस तरह से सेंटेंस रहे तो तब भी क्या होगा, रोहतास में ही हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, रोहतास। लेकिन अगर पूछे कि सबसे कम सिंचित क्षेत्र वाला जिला बिहार का कौन सा हो जाएगा, तब ध्यान रखिएगा शिवहर जिला। कौन सा जिला?
शिवहर जिला। तो दोनों प्रश्न आपसे पूछ सकता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि रोहतास जिला में ही क्या है, सोन नहर प्रणाली, जो कि क्या है, सबसे बड़ी नहर सिंचाई प्रणाली। तो आपसे क्या प्रश्न पूछ लिया जाए, तो एक प्रश्न से देखिए आपको कितना सारा और निचोड़ दिया जाता है, और एग्जाम में आपको प्रश्न दिखेंगे भी, ये आपको मान के चलिए। 11 नंबर प्रश्न पे बात कर लेते हैं। बिहार में राष्ट्रीय जूट विनिर्माण मिल कहाँ स्थित है। अब किसके बारे में बात आ रही है, जूट का। तो आपको जूट का क्या पता होना चाहिए। पहला प्रश्न जो आपसे पूछ लिया जाता है कि पश्चिम बंगाल कौन, तो पश्चिम बंगाल जो है भारत में, बिहार की बात नहीं हो रही है, भारत में जूट का क्या है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है हमसे। हाँ, राष्ट्रीय जूट विनिर्माण मिल पूछा है, तो ये हो जाएगा कहाँ, पूर्णिया में। तो ऑप्शन नंबर डी। हालांकि दरभंगा और क्या कहता है, कटिहार, ये सब जिले भी हैं जो जूट का उत्पादन करते हैं, ठीक है। लेकिन वही पूछ देता है कि बिहार का कौन सा जिला, तो ध्यान रखिएगा कि बिहार का पूर्णिया जिला जो है जूट का क्या करता है, सर्वाधिक उत्पादक है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और बिहार जो है जूट के उत्पादन के मामले में अगर कहें, बिहार जो है जूट उत्पादन के मामले में कैवें स्थान पे है, तो ये दूसरे स्थान पे है। कैवें स्थान पे है, तो दूसरे स्थान पर है, ठीक। बिहार की बात हुई तो बाकी आपको पता है असम जो है जूट उत्पादन के मामले में तीसरे स्थान पे है, ठीक। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। और पश्चिम बंगाल जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चलिए आगे के प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। राजेंद्र सेतु बिहार में किस नदी पर है। राजेंद्र सेतु की बात हो गई, तो ये प्रश्न का आंसर सभी को पता होगा कि ये गंगा नदी पे है, ठीक है। वहीं राजेंद्र सेतु को पता है मोकामा ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। कौन से ब्रिज, तो मोकामा ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट इसमें आपको ध्यान रख लेना है। और ये क्या है, सड़क सह रेल पुल है। हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता भी होगा। और बिहार में ये गंगा नदी पर स्थित है। वहीं बात करें तो यह पुल जो है बिहार राज्य के उत्तरी और क्या कहता है, उत्तरी और दक्षिणी भागों को जोड़ने वाला, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है, जोड़ने वाला क्या था, पहला पुल था। तो आपसे ये पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। और अगर बात करें तो 1959 में, कब, जो कि उस टाइम के प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी। और उस टाइम जो बिहार के मुख्यमंत्री जो थे वो कौन, श्री कृष्ण सिंह। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ही क्या किया था, उस टाइम इसका उद्घाटन किया था। क्या किया था, उद्घाटन किया था, ठीक। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। 13 नंबर पे चला जाए कि क्या है 13 नंबर प्रश्न।
बख्तियार खिलजी के बिहार पर आक्रमण का सबसे पहला विवरण निम्न में से किसमें है? मोस्ट रिपीटेड प्रश्नों में से एक, यानी बिहार के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में दिखने वाला प्रश्न। तो ये हो जाएगा तबकात ए नासरी पुस्तक में है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। वहीं ऑप्शन ए था तारीखे ए हिंद, ये भी पूछा जा चुका है कि इसके लेखक कौन है। तो ध्यान रखिएगा, इसके लेखक हैं अबू रेहान अल बरनी। ठीक, ये इसके लेखक हो जाएंगे। तो आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। वहीं अगर बात करें और क्या आप इसमें ध्यान रख सकते हैं, जो ऑप्शन डी है तारीखे ए मुबाहर शाह, ये किसने लिखी थी? तो ये लिखा था, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है पर आपको लिखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, बिन अहमद सर हिंदी इसके लेखक थे। ठीक है, अब इसको क्यों छोड़ना है ऑप्शन सी को? ताज उल मासिर के लेखक की अगर बात करें तो इसके लेखक कौन थे? हसन निजामी, हसन निजामी। ठीक है, तो ये बात हो गई। और आपसे एक प्रश्न ये पूछ लिया जाता है, मिन्हास ए सिराज, मिन्हास ए सिराज जो एक फारसी, ध्यान रखिएगा, एक फारसी इतिहासकार ने, चूंकि तबकात नासरी के तो हम लोग जाने ही नहीं, तो मिन्हास ए सिराज जो कि एक फारसी इतिहासकार थे, इन्होंने ही क्या किया था? तबकात ए नासरी की रचना की थी। देखिए, जो आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछता है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो आपको ये फुल डिटेलिंग किया जाता है ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप लोग पूरा नोट डाउन किया कीजिए, रिवीजन करते रहा कीजिए। चलिए, बख्तियार खिलजी से आप ये जानकारी रख सकते हैं कि इसने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। किसने कर दिया था? तो बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार खिलजी। ये प्रश्न भी पूछ लेता है। आगे की ओर बढ़ जाते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। बिहार की भांगर मिट्टी में, यानी भांगर भी कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों का सही समूह कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, जिसमें धान आ जाएगा, गेहूं आ जाएगा, ज्वार आ जाएगा, बाजरा आ जाएगा और जूट आ जाएगा। ठीक है, भांगर मिट्टी को भी क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, और ये मिट्टी क्या होती है? बनावट में अगर बात करें तो ये मोटी होती है, और अगर बात करें तो इसमें क्या है कि मिट्टी जो है ह्यूमस से भरपूर होती है। किससे भरपूर होती है? तो ह्यूमस से भरपूर होती है। ये बात आपको पता होना चाहिए। वहीं अगर खादर की हम बात कर ले तो खादर क्या है? खादर को नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी। ठीक, और ये क्या है? हर साल जो है गाद के ताजा जमा से क्या होता है? समृद्ध और निर्मित मिट्टी होता है खादर मिट्टी, चूंकि नवीन मिट्टी है तो। ठीक है, और अगर बात करें तो ये क्या होता है? अत्यधिक महीन टाइप का होता है, अत्यधिक महीन यानी कि बारीक जिसको बोल सकते हैं, बारीक लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न को कवर कर लेते हैं, जो कि आज के क्लास का है 15 नंबर प्रश्न। बिहार राज्य के 1974 के छात्र आंदोलन को संपूर्ण क्रांति का नाम किसने दिया? ये आपसे पूछा हुआ प्रश्न भी है। ध्यान रखिएगा, ये वर्ष और संपूर्ण क्रांति की बात आई है तो जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। ठीक,
ये हुआ पहला पॉइंट। वहीं अगर बात करें तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। आजाद दस्ता का गठन भी इन्होंने ही किया था। आजाद दस्ता का गठन किस टाइम? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। वहीं अगर बात करें तो और इनकी अगर बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि स्वतंत्रता सेनानी समाजवादी और क्या थे, सिद्धांतवादी भी थे। ये सब आपको हम कई बार बता भी चुके हैं, तो इस पे ज़्यादा टाइम देने वाले नहीं है। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाए और इसके बारे में आपको जानकारी खुद से भी होनी चाहिए। बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1857 के विद्रोह के दौरान अप्रभावित रही है? अब बताइए, 1857 का विद्रोह आप कितना बार हमसे डिटेल में पढ़े होंगे, जो भी रेगुलर देखते हैं। तो इसमें आपको क्या एक ही चीज लिखाते बताते रहे? हाँ, जो क्वेश्चन है उसका आंसर तो करेंगे ही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? मुंगेर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी वही बात करें कि पटना से इसके नेतृत्व कौन थे? तो पीर अली। पीर अली ने क्या किया था? नेतृत्व किया था। तो आपको ये पता भी होगा। हाँ, और मुजफ्फरपुर में भी विद्रोह की लहर गई थी, दानापुर में भी गई थी, लेकिन मुंगेर तक नहीं गई थी। तो इसीलिए ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। तो इस पे ज़्यादा टाइम नहीं देने वाले हैं। कुछ काम आप लोग भी किया करें। और यहाँ पर आपसे एक प्रश्न भी चलिए पूछ लेते हैं। क्या प्रश्न है आपके लिए? आपको बताना है इस प्रश्न से आंसर कि क्या कहता है, पीर अली को, चूंकि पीर अली की यहाँ पे बात हुई थी, तो पीर अली को पटना में फांसी कब दे दी गई थी? फांसी कब दे दी गई थी? इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। 17 नंबर पे चर्चा कर लेते हैं। बिहार छात्र सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यहाँ आपसे बिहार छात्र सम्मेलन आ गया, वो कौन सा? तो 1906 वाला। ठीक, अगर इसका नेतृत्व कर्ता की बात करें तो नेतृत्व कौन किए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहाँ है इसका स्थापना हुआ था? तो पटना कॉलेज के सभागार में। पटना कॉलेज के सभागार में। तो ये सब बिंदु महत्वपूर्ण है, ध्यान रखते हुए चलिएगा। वहीं अभी अगर बात करें तो एक पॉइंट इसमें आप ध्यान रखिएगा, 1921 में हजारीबाग में बिहार छात्र सम्मेलन का कैमा अधिवेशन आयोजित किया गया था? तो 16वां अधिवेशन। ये भी आपसे पूछ सकता है। और बिहार छात्र सम्मेलन का, ठीक, बिहार छात्र सम्मेलन का, ये बात हो गई। और एक ध्यान रख सकते 1928 में बिहार छात्र सम्मेलन का कहाँ हुआ था? तो मोतिहारी में भी हुआ था, मोतिहारी में। तो हो सकता है आपसे ये ना पूछकर ये सब प्रश्न पूछ लिया जाए। आगे की ओर चर्चा कर लेते हैं 18 नंबर प्रश्न पे। और एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। देखिए, फिर से आप लोग के लिए जानकारी लगा दी गई है, तो आप लोग प्लीज़ इसको चेक कर लीजिएगा, देख लीजिए। प्लेलिस्ट आप एक बार जाके जरूर चेक करें। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी बिहार की प्रतियोगी परीक्षा की, वो सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आपसे बस यही रिक्वेस्ट रहता है कि लाइक शेयर कमेंट कर दिया करें अभी के अभी, ताकि हमें भी आप मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे और ये सब जानकारी आप देख लेंगे। मेरे पास जो भी सुविधा है उसके अकॉर्डिंग कंटेंट देने में आपको कोई कमी नहीं की जा रही है। 18 नंबर पे चर्चा कर लेते हैं। बिहार का कौन सा क्षेत्र उड़ीसा में स्थानांतरित किया गया था, जिसे पुनः बिहार में क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया?
तो ये हो जाएगा सरायकेला खरसावां। नाम थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। ये 1947 में स्थानांतरित हुआ था। कब हुआ था? तो 1947 में। जबकि 18 मई 1948 को फिर से क्या कर दिया गया? पुनः बिहार में शामिल कर दिया गया। और अगर बात वर्तमान की बात करें कि ये सरायकेला खरसावां वर्तमान में किस राज्य का जिला है, तो ध्यान रखिएगा ये झारखंड राज्य का जिला है। कहाँ का जिला है? तो झारखंड राज्य का जिला है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। वहीं बात करें 1936 में क्या हुआ था? बिहार और उड़ीसा को क्या कर दिया गया था? अलग अलग प्रांतों में बांट दिया गया था। तो ये वर्ष भी आपके मिलान के रूप में कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है। और उसी तरह से 2000 में क्या हुआ था? बिहार से झारखंड अलग हो गया था। बिहार और झारखंड ये सब पूछते रहता है, इसीलिए लिखवा दे रहे हैं। आगे की ओर चर्चा कर लेते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। बिहार के किस जिले में क्यूल नदी गंगा में मिलती है? तो क्यूल नदी जो है लखीसराय जिला, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूर्यगढ़ा के पास। कहाँ? तो सूर्यगढ़ा के पास। वहीं अगर बात करें तो ध्यान रख सकते हैं कि क्यूल नदी झारखंड के गिरिडीह जिले में। किस जिले में? तो गिरिडीह जिले में तीसरी पहाड़ी से निकलती है। ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है। पहाड़ी से निकलती है और बिहार के प्रमुख नदियों में से ये भी क्या है? एक नदी है। आगे की ओर चर्चा कर लेते हैं 20 नंबर प्रश्न पे। कॉम्फेड बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड की 12 परियोजनाओं में से मिथिला दुग्ध संघ का मुख्य केंद्र कहाँ है? 12 है, ये ध्यान रखना है। और इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समस्तीपुर है। ठीक है, ये बात हो गई। वहीं अगर बात करें तो क्या कहता है, और इसमें अगर हम बात करें इससे उत्पाद की, तो दुग्ध से क्या उत्पाद आपको मिल सकता है? दुग्ध से आपको मिलेगा दही, पनीर, लस्सी, मक्खन, ये सब क्या हो जाएगा? या फिर मक्खन के साथ साथ घी भी ध्यान रख सकते हैं, ये सब इसका उत्पाद हो जाएगा। तो इसमें तो कुछ था नहीं, बस आपको ध्यान ये रख लेना था। आगे की चर्चा कर लेते हैं, जो कि आज के सेशन का लास्ट प्रश्न होने वाला है। बिहार सरकार के कुल 9 प्रमंडलों में से तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले हैं, ये भी पूछ लिया जाता है। तो 6 जिले। कितने जिले? तो 6 जिले। और मुख्यालय की बात आएगी तो मुजफ्फरपुर। ठीक है, उसी तरह से आपसे सारण जिला का पूछ लिया जाता है कि सारण जिला का मुख्यालय की अगर बात करेंगे तो मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? इसका सारण ही हो जाएगा। ठीक है। और अगर बात करेंगे भागलपुर का पूछ ले तो भागलपुर का अगर पूछेगा तो भागलपुर ही मुख्यालय हो जाएगा। तो आपको ये सब क्या करना है? ध्यान में रखते हुए चलना है। और दरभंगा का दरभंगा ही हो जाएगा। हाँ, कोसी का ध्यान रख सकते हैं कि कोसी का क्या हो जाएगा? सहरसा मुख्यालय। उसी तरह आप ध्यान रख सकते हैं कि मगध का मुख्यालय पूछेगा तो चूंकि 9 प्रमंडल की बात हो रही है तो मगध का पूछेगा तो ध्यान रखिएगा गया हो जाएगा। पूर्णिया का पूछ ले तो पूर्णिया हो जाएगा। मतलब कुछ कुछ है जो सबका वही रहेगा, बस जो चेंज है वो आपको यहाँ पर लिखवा दिया गया कि किसका किसका चेंज है। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर अभी कर दीजिएगा। एक कमेंट की आपसे उम्मीद रहेगी तो प्लीज़ किया करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।